Assalamualaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about endocrine system of vertebrates other than birds or mammals. इन प्रीवियस लेक्चर हमने इसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन हमने ये डिस्कस किया था जो ओल्डर एनिमल्स थे उनके अंदर, जो ओल्डर वर्टिब्रेट जो थे उनके अंदर इंडोक्राइन सिस्टम किस तरह का, किस पर्पज़ का पाया जाता था। लेकिन आज हम बात करेंगे मॉडर्न वर्टिब्रेट्स की, कि यानी कि अब तक इन वर्टिब्रेट्स के इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी एवोल्यूशन हुई है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले ओल्डर वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो उन ओल्डर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो नहीं पाया जाता था। उनमें ओल्डर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो थे पाइनियल ग्लैंड हमने पढ़े थे, प्रोप्टिक न्यूक्लियाई पढ़े थे, यूरोफिसिस पढ़े थे, उनके अंदर ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है वो नहीं था। तो फिर इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई थायराइड ग्लैंड की, ये साइंटिस्ट ने इस बात को डिस्कवर किया। तो साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की कि जो थायराइड ग्लैंड है बेसिकली कैसे डिस्कवर हुआ। सिंपली अगर मैं बात करूँ, जो हमारा नेक रीजन है, जो इसोफेगस है, जहाँ से खुराक जो हमारे स्टोमक के अंदर जाती है, उसके साथ जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स के साथ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर था। कैसा था? पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया था इंडोस्टाइल का। इंडोस्टाइल का ये कहाँ पर था पाउच लाइक स्ट्रक्चर? ये फेरेंक्स इस तरीके से आप कह सकते हैं। फेरेंक्स के जो करीब जो था एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर था जिसको नाम दिया था उन्होंने इंडोस्टाइल का। इसने क्या किया कि ड्यूरिंग डाइजेशन के दौरान इसका जो फंक्शन जो था वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होता था। इसने क्या किया, डाइजेशन के दौरान अपने आप को डाइजेस्टिव सिस्टम से सेपरेट कर लिया, यानी कि लूज़ कर लिया अपने कनेक्शन को, लूज कनेक्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे ही इसने अपना कनेक्शन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से लूज किया तो इसने एक अपना डिफरेंट फंक्शन और डिफरेंट स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर लिया। उसने फंक्शन किस तरीके से प्रिपेयर किया कि उसने अपने अंदर से कुछ चीज़ें कुछ सीक्रेट करना शुरू कर दी, कुछ ग्लैंड जो थे प्रोड्यूस, यानी कि ग्लैंड प्रोड्यूस सीक्रेशन शुरू कर दी, जिस वजह से उन्होंने इसकी सीक्रेशन की वजह से साइंटिस्ट ने उसको ग्लैंड का नाम दे दिया थायरोक्सिन ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का नाम दे दिया। ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस की वजह से साइंटिस्ट ने इसको किस चीज़ का नाम दे दिया? थायराइड ग्लैंड का नाम दे दिया, थायराइड ग्लैंड का। बेसिकली आज हम इस थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी एवोल्यूशन तो हो गई, तो इसका बाद में फंक्शंस इसने क्या परफॉर्म किए, इसकी शेप किस तरह की थी, तो बेसिकली आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके शेप्स और फंक्शंस की बात करें तो इसकी जो शेप्स हैं वो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के हवाले साथ साथ वेरीज करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ वर्टिब्रेट्स के अंदर ये सिंगल स्ट्रक्चर होता है। लाइक अगर मैं फ़िश की बात करूँ, रेप्टाइल्स की बात करूँ और सम मैमल्स की बात करूं एंड सम मैमल्स, तो इनके अंदर, तो इन सम मैमल्स के अंदर भी ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? इनका सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कौन सा होता है? सिंगल स्ट्रक्चर होता है। जबकि दूसरे डिफरेंट एनिमल्स में, मैमल्स में क्या होता है कि कुछ मैमल की बात कर रहा हूँ उनमें सिंगल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बाकी जितने भी सब मैमल्स हैं उनके अंदर ये डिफरेंट लोब्स पाए जाते हैं, सिवरल लोब्स मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर को, उसकी कम्प्लेक्सिटी को मज़ीद कम्प्लेक्स कर देते हैं। सिवरल लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये था उसके शेप के हवाले से। थायराइड ग्लैंड की जो शेप है वो डिफरेंट वर्टिब्रेट में वेरीज करती है। तो अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो बेसिकली जो इसकी थायराइड ग्लैंड की टाइप्स हैं वो दो हैं। ये दो तरह के जो है ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है। इसके टू टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है
थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। उसके बाद आ जाता है ट्राई आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन। तो बेसिकली ये उसकी दो ऐसे ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है थायरॉयड ग्लैंड। थायरोक्सिन को जो दूसरा नाम है वो T4 शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है, जबकि ट्राई आइडोथायरोनिन को T3 के ज़रिए, ताकि इसको लिखने में अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। तो बेसिकली ये जो ग्लैंड, ये दो ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं कौन, थायरॉयड ग्लैंड। अब बेसिकली इसके थायरॉयड ग्लैंड के मैं फंक्शंस की बात करूं तो इसका जो फंक्शंस होता है वो किस में अहम रोल्स प्ले करते हैं। इसकी फंक्शंस की मैं बात करूं तो ये सबसे पहले मेटाबॉलिज्म के अंदर थायरॉयड ग्लैंड का बहुत अहम रोल होता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद इनका जो डिफरेंट दूसरा फंक्शंस होता है, ये ग्रोथ के अंदर बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं जो थायरॉयड ग्लैंड है। उसके बाद ये जो टिश्यू डिफरेंशिएशन जो है वर्टिब्रेट्स के अंदर, जो टिश्यू डिफरेंशिएशन होती है वो थायरॉयड ग्लैंड की वजह से ही होती है। यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, डिफरेंट एम्फीबियंस के, डिफरेंट फिशीज़ के डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं वो इस थायरॉयड ग्लैंड की वजह से होते हैं, डिफरेंशिएशन की वजह से। तो बेसिकली ये उसके कुछ फंक्शन है। अब हम बात करते हैं कि जो हार्मोन है वो थायरॉयड ग्लैंड जो है ये एम्फीबियंस के अंदर और फिशेस के अंदर जो है और कौन से फंक्शंस को प्ले करता है, तो अदर दैन बर्ड्स और मैमल्स। अब हम उसकी बात करेंगे। अब थोड़ा सा अगर मैं प्रीवियस लेक्चर को रिवाइंड करूं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि जिसमें हमने हार्मोन्स की थर्ड कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया था। हमने उसमें क्या पढ़ा था कि कुछ हार्मोन जो है, सर्टेन हार्मोन्स ऐसे होते हैं, सम हार्मोन्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर एक जैसे होते हैं, यानी कि केमिकल आइडेंटिकल एक जैसी होती है, लेकिन वो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर थायरॉयड ग्लैंड है, इसका जो फंक्शन है एक फ्रॉग के अंदर इसका फंक्शन डिफरेंट है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एम्फीबियंस के अंदर इनका फंक्शन डिफरेंट्स है, एनिमल्स के अंदर डिफरेंट, यानी कि इसका जो फंक्शंस है केमिकली नेचर जो है इन सब वर्टिब्रेट्स के अंदर इसकी सेम है, लेकिन सब वर्टिब्रेट्स के अंदर थायरॉयड ग्लैंड जो है अपने डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। ये तो हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम बेसिकली उसी की, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल जो मैं अभी बताने लगा हूँ आपको, थायरोक्सिन और जो T3 और T4 है, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है थर्ड पॉइंट की, अब जेहन में रख लीजिएगा। अब इसके लिए हम बात करते हैं कि जो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, अब हम दो चार एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर थायरोक्सिन और T3 और T4 का क्या फंक्शन होता है। इन एनिमल्स T3 एंड T4 इसका क्या फंक्शन होता है, ये मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्वमेंट करता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर, इसके अंदर। जबकि एम्फीबियन में क्या करता है, इन एम्फीबियंस के अंदर जो थायरॉयड ग्लैंड है T3 और T4 है, इसका ये फंक्शन होता है कि ये एडिशनल मेटाबॉलिज्म, तो मेटामॉर्फोसिस के बारे में, यानी कि मेटामॉर्फोसिस यानी कि एम्फीबियंस के अंदर ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, मेटामॉर्फोसिस। एनिमल्स के अंदर इसका क्या फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म का, और जबकि एम्फीबियंस के अंदर मेटामॉर्फोसिस। अब देखिए वही आ गई, यानी कि हार्मोन सेम है, स्पीशीज़ डिफरेंट है, हार्मोन सेम है, लेकिन उसका फंक्शन भी डिफरेंट है। ये स्पीशीज़ वेरी से करता है, यानी कि स्पीशीज़ किस टाइप की है, उसके अंदर वो किस टाइप का वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई, तो अब हम फ्रॉग की बात करते हैं। फ्रॉग के अंदर, इन फ्रॉग, अब हम फ्रॉग की बात करते हैं। तो जैसे जैसे जो वेरिएशन हुई, 3 हार्मोन जो हैं, 3 हार्मोन्स, हम 3 हार्मोन्स की बात करेंगे इसमें, हार्मोन्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन की, फ्रॉग के अंदर प्रोलैक्टिन की, ठीक है। फिर T3 की और T4 की। ये 3 हार्मोन जो हैं फ्रॉग के अंदर, ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
स्टार्टिंग में क्या था कि इनका जो फंक्शन जो था ये कंट्रोल करते थे मेटामॉर्फोसिस। क्या कंट्रोल करते थे? मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स, मेटामॉर्फोसिस की कंसंट्रेशन को, मॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स। अब मैं आपको थोड़ा सा मेटामॉर्फोसिस का बता देता हूँ कि मेटामॉर्फोसिस बेसिकली क्या है। इस पॉइंट को गौर से समझिएगा। मेटामॉर्फोसिस ये होती है कि इसकी जो शेप्स के अंदर चेंजेस आते हैं, यानी कि किसी भी स्पीशीज़ की डेवलपमेंट के दौरान जो शेप्स चेंजेस होती हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले लार्वा जो बनता है, उसके बाद उसमें जो टैडपोल शेप होती है, जिस तरीके से उसके अंदर जो चेंजेस आती है उसकी डेवलपमेंट के दौरान, उसकी ग्रोथ के दौरान, उस सारी चेंजेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यानी कि ये जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन, T3 और T4, ये किस में इन्वॉल्व होते थे? फ्रॉग की कंसंट शेप्स को चेंजेस करने में इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती थी। लेकिन इसके अंदर जो स्टार्टिंग में क्या होता था कि इसमें थायरोक्सिन और T3 और T4 की लो कंसंट्रेशन होती थी और प्रोलैक्टिन की हाई कंसंट्रेशन होती थी। T3 की T3 एंड T4 लो कंसंट्रेशन जबकि प्रोलैक्टिन की जो थी हाई कंसंट्रेशन थी। लैक्टिन की जो है हाई कंसंट्रेशन होती है, हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्रॉग के अंदर ये जो 3 हार्मोन होते हैं, इनका जो फंक्शन ये होता है। अब देखिए कि ये लोग हाई कंसंट्रेशन जो होती है इनके अंदर होती है, तो इन यंग स्टेज में ये किस स्टेज में होती है? इनके जो टैडपोल जब बनता है, टैडपोल बेसिकली कहते हैं इक्वेटिक लार्वल स्टेज को कहते हैं। यानी कि ऐसी स्टेज जब जो फ्रॉग जो है डेवलप कर रहा होता है, उसकी जो शेप होती है ओवल टाइप होती है, अंडे की मानी होती है उसकी शेप, और ये पानी के अंदर उस वक्त होता है इसकी, यानी कि इक्वेटिक लार्वल स्टेज आप कह सकते हैं, उसको टैडपोल का नाम दिया जाता है। यानी कि ये जो हार्मोन जो होते हैं उस वक्त जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं जब उसमें जो यंग टैडपोल्स होता है स्टिमुलेट होता है, यंग टैडपोल, ठीक है, वो स्टिमुलेट करते हैं। यानी कि ठीक है, यानी कि यंग टैडपोल जब होता है, जब टैडपोल होता है तो इसके अंदर जो T3 और T4 की लो कंसंट्रेशन और प्रोलैक्टिन की हाई कंसंट्रेशन वो क्या करती है कि वो स्टिमुलेट कर देती है किसको? लार्वल ग्रोथ को। लार्वल ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टिमुलेट। और जो है ये इनहिबिट कर देती है क्या? इनहिबिट कर देती है क्या? प्रिवेंट कर देती है मेटामॉर्फोसिस को। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस को इनहिबिट कर देती है, या आप सिंपली कह लें प्रिवेंट कर देती है। ठीक हो गया। ये बेसिकली होता है जब टैडपोल यंग होता है। अब देखिए कि जैसे ही हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जैसे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो, अब इस बात को गौर से समझिएगा। जब ही हाइपोथैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड जो हैं वो क्या करते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। तो इनके रिलीज़ करने से क्या होता है कि जो इसकी जो क्या वजह बनती है कि जो टैडपोल है, टैडपोल के अंदर जब जैसे ये रिलीज़ होते हैं तो ये क्या कर देते हैं कि लार्वा की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिट लार्वल ग्रोथ इनहिबिट लार्वल ग्रोथ कर देते हैं और इसकी मेटामॉर्फोसिस को स्टॉप कर देते हैं। मेटामॉर्फोसिस को स्टॉप कर देते हैं। अब क्यों करते हैं? अब देखें कि जब जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ हुआ तो उसने क्या कर दिया? T3 और T4 की कंसंट्रेशन को हाई कंसंट्रेशन कर दी। पहले क्या था? इसकी कंसंट्रेशन लो थी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज़ होने से क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन लो होगी। जो प्रोलैक्टिन था उसकी कंसंट्रेशन पहले हाई थी, तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन के रिलीज़ होने से इसकी कंसंट्रेशन जो होगी लो होगी।
लो कंसंट्रेशन होगी। जैसे ही लो कंसंट्रेशन हुई तो इसने क्या कर दिया कि उसकी ग्रोथ को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया मेटामॉर्फोसिस को, यानी कि उसके दौरान जो चेंजेस आ रहे थे उसको स्टॉप कर दिया और उसको इंक्रीज़ कर दिया, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दिया, इनहिबिट कर दिया, और उसकी जो मेटामॉर्फोसिस थी उसके अंदर जो चेंजेस आ रही थी उसको इंक्रीज़ कर दिया ताकि उसके अंदर जो जल्दी से चेंजेस आए और वो डिवेल्प कर सके। तो बेसिकली ये था जो चेंजेस हुई थी फ्रॉग के अंदर, ठीक है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलीज होने के बाद क्या हुआ कि उसके जो प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन है वो लो होगी और जो T3 और T4 की कंसंट्रेशन जो थी वो हाई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी स्पीशीज़ के अंदर। अगर मैं जार्ड फिशेस की बात करूं और कुछ टेट्रापोड्स की बात करूं, टेट्रापोड्स की, तो इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर एक हार्मोन होता है जिसका ग्लैंड होता है जिसका नाम है अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड। ये ग्लैंड इनके कहाँ पर पाया जाता है? इसोफेगस के अंदर। इसोफेगस के अंदर ये ग्लैंड मौजूद होता है। इस ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? ये ग्लैंड कैल्सीटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। किस हार्मोन को? कैल्सीटोनिन हार्मोन को। कैल्सीटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। वो हार्मोन क्या करता है? उसकी कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम के अंदर उसको रेगुलेट करने में, जो ब्लड के अंदर जो उसकी कैल्शियम की कंसंट्रेशन होती है, कैल्शियम कंसंट्रेशन इन ब्लड, ये उसको रेगुलेट कर देता है, यानी कि उसको इंक्रीज़ कर देता है ताकि ब्लड के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम प्रोड्यूस हो। और जार्ड फिशेज़ की बोन को मजबूत करने में कैल्शियम जो है बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। तो बेसिकली ये थी जार्ड फिशेज़, और ये हम बात कर रहे थे थायराइड ग्लैंड की। अब हम करते हैं कुछ और टिश्यूज़ की बात, कुछ और ग्लैंड्स की बात करते हैं जो इन एम्फीबियंस के अंदर, फिशेस के अंदर और जो दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर पाया जाता है, अदर देन बर्ड्स और मैमल्स, रिप्टाइल्स के अंदर। उनके हम बात करते हैं तो उनमें सबसे पहले आ जाता है क्रोमाफिन टिश्यू, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड आ जाता है। एड्रीनल ग्लैंड, अगर मैं एड्रीनल ग्लैंड की बात करूं तो बेसिकली जो एड्रीनल ग्लैंड है ये कहाँ पर पाया जाता है? नियर द किडनीज के अंदर पाया जाता है, जो प्रिपेयर करता है कि जो एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर एनिमल्स को प्रिवेंट करता है, यानी कि उनको बचाता है, उनको आगाही देता है कि एमरजेंसी के अंदर इनको अपने आप को स्ट्रैंड करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। एड्रीनल ग्लैंड जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? नियर द किडनीज, नियर दी किडनीज, यानी कि किडनीज के नज़दीक ये ग्लैंड मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कौन से दो हार्मोन, ये ग्लैंड जो है एड्रीनल ग्लैंड है, कौन से दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। उसमें पहले आ जाती है एपिनेफ्रीन, और नोरेपिनेफ्रीन, दूसरा हार्मोन जो है एपिनेफ्रीन, ये दूसरा हार्मोन है। अब जो एपिनेफ्रीन है इसका दूसरा नाम है एड्रीनालिन, इसका दूसरा नाम है। और जो नोरेपिनेफ्रीन है उसका दूसरा नाम है नोर एड्रीनालिन। तो बेसिकली ये जो दो हार्मोन होते हैं जो एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, इन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? बेसिकली इन हार्मोन का फंक्शन होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन। अब वैसोकंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? वैसोकंस्ट्रिक्शन बेसिकली इसका जो मतलब है, ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारी वाल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, ये उनको क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। उनके क्लोज होने से क्या होता है कि वो जो हमारी ब्लड वेसल्स, ब्लड वाल्स होती हैं, हमारी कैपिलरीज जो होती हैं, उनके जो ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट रेट क्या है? हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली इसका जो हार्ट रेट इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है। ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज़ इस एड्रीनालिन ग्लैंड की वजह से, ठीक है।
ये वैसो कंस्ट्रक्शन का एक मतलब है, यानी कि इसके ब्लड वेसल्स को क्लोज कर देना। और जो दूसरा फंक्शन है इसका एड्रेनालिन का, वो है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, फिर हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, उसके बाद ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। और बेसिकली ये जो एड्रेनालिन ग्लैंड है इसका जो मेन फंक्शन होता है इस हार्मोन का, ये फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के अंदर हेल्पफुल साबित होता है। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के अंदर, फ्लाइट रिएक्शन बेसिकली, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन जो होते हैं ये सिम्फेटिक और सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है हमारा बॉडी के अंदर। ये बेसिकली एक अलग से टॉपिक है जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। और ये बेसिकली इसमें एंडोक्राइन सिस्टम और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के बारे में, सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली ये ग्लैंड्स था, ये फंक्शन जो थे